Hello, so today we are going to do quick revision of outcomes of democracy, okay, which is chapter of class 10th of civics. So, first of all, what we are going to study in this chapter, how do we assess means judge democracy's outcome, okay, and the second will be topics. These are subtopics. And the second is accountable, responsive, and legitimate government. And third is economic growth and development. In this, we will study about economic outcomes of democracy. In the fourth point is reduction of inequality and poverty. And fifth one is accommodation of social diversity. Sixth is dignity and freedom of the citizens. These are subtopics that we are going to study in this chapter. Okay, so first of all, the topic is how do we assess democracy's outcome. तो अब हमारी पहला क्वेश्चन आता है, हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विथ अदर अल्टरनेटिव्स. सो इसका आंसर के तौर पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट्स में. First point, promotes equality amongst citizens. Second, enhances the dignity of individuals. Third, improves the quality of decision making. And fourth, provides a method to resolve conflicts. And fifth, allows room to correct mistakes. Okay? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उस वो कैसे अच्छा है दूसरे गवर्नमेंट से, यानी कि डिक्टेटरशिप से या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से. तो उसमें आप पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि जो गवर्नमेंट इक्वालिटी यानी कि समानता प्रोवाइड करे नागरिकों को, वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. और दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे जो लोगों की मतलब रेस्पेक्ट को, हर इंडिविजुअल के मतलब हर एक आदमी के रेस्पेक्ट को मेंटेन रखे, वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. और जो क्वालिटी जिसमें डिसीजन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और वो इम्प्रूव्ड है, मतलब बहुत अच्छे लेवल का है, जिससे सबकी भलाई हो, वो जो गवर्नमेंट है जो डिसीजन ले रही है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई. ठीक है. और जो जो गवर्नमेंट अगर आपका मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़े हैं उसको सॉल्व कर रही है तो वो एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई. ओके. और जो भी आपके मतलब गलत चीज़ गलत है, मतलब गलतियां हैं, उसे अगर सुधार रही है तो वो भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. ठीक है. तो इसी टॉपिक के सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं. आर दिस एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसीज. आंसर इसका, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज चूजन अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स लाइक मोनार्की, मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स रूल. बट मेनी ऑफ देम who chooses is not satisfied when it is practiced. तो देखिए दरअसल होता क्या है, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशंस जो डेमोक्रेसी से हैं तो क्या वो फुलफिल हो रहे हैं. ठीक है. तो असल बात आंसर आप ये लिखेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो जो हम लोग चूज़ करते हैं अदर अल्टरनेटिव्स के मुकाबले, यानी कि दूसरे गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चूज़ करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बजाय. ठीक है. तो उसमें मोनार्की और मिलिट्री मतलब रिलीजियस लीडर्स ये सब को छोड़ के हम लोग जो डेमोक्रेटिक को अपना रहे हैं, तो हम लोग का क्या होता है, बट मेनी ऑफ देम वो चूजेस, मतलब लेकिन जो चूज़ करते हैं वो ज़्यादातर सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं जब उसे प्रैक्टिस में लाया जाता है. ठीक है. तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर दिख रहा है कि कई हद तक नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं जितना हमारा एक्सपेक्टेशंस है डेमोक्रेसी से. ओके. देन थर्ड क्वेश्चन, इज डेमोक्रेसी एक्सेप्टेड ओनली बिकॉज ऑफ मॉरल रीजंस और एनी अदर रीजन. तो क्या जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ मॉरल रीजंस यानी कि उसके मतलब जो हमारे आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, जो कि हमारे पेज पे रहता है पेपर पे, या मानो तो उसके जो भी मेन चीज़ है, तो क्या हम लोग उसके कारण उस पे मतलब डिपेंडेंट है, या कोई और कारण है जिसके लिए हम लोग उसको लाइक करते हैं. ओके. तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय मेनी कंट्रीज बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज of social situation, economic achievements and cultures.
In conclusion, it is accepted because of moral reasons and it is being practiced by many countries. तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि जो बहुत कंट्रीज द्वारा इस डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, और ये डिफर करता है हर कंट्री के लिए अलग अलग कि उसका सिचुएशन क्या है, उसका कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो लेकिन एट लास्ट कंक्लूजन ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा प्रैक्टिस किया जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने भी अडॉप्ट किया है। क्योंकि देखो, मेजॉरिटी विंस और ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हाँ ज़्यादा अच्छा होगा और अच्छा है भी, ठीक है। तो ये, और फिर अब चला जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज डेमोक्रेसी? सिंपल क्वेश्चन जस्ट। तो इसका आंसर होगा डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। ओके, जस्ट सिंपल आंसर है एकदम, नो कंफ्यूजन्स, ठीक है। तो हमारा इसके साथ फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो पहला मतलब देखा जाए क्या है, तो इसमें हम लोग पहले मीनिंग जान लेते हैं। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाब देने वाला या जवाब देने के लिए जो जिम्मेदार हो, उसको अकाउंटेबल कहते हैं। और रिस्पॉन्सिव वो होता है जो एक्शंस लेता है, ठीक है। मतलब आज मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग बायो का एक चैप्टर पढ़े ही होंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपको एक पिन चुभता है तो आप क्विक आपका रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये रिस्पॉन्स है, मतलब मतलब जो पब्लिक है उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्स ले उसके लिए कि प्रॉब्लम उन्हें फेस ना करनी पड़े, ठीक है। उस सेंस में ये लेजिटिमेट, लेजिटिमेट इन द सेंस लीगल और उचित, मतलब आपका चॉइस है, मतलब लीगली अप्रूव्ड है, मतलब आपने ही उसे चूज किया है। तो मतलब देयर इज नो एनी, मतलब कोई मतलब मोनार्की ये सब नहीं है, हिपोक्रेसी ये सब नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, व्हाट इज अकाउंटेबली रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट क्या होता है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने मीनिंग समझा था, उस वर्ड का मीनिंग, ओके। और यहाँ पर हम लोग उसको उसको फुल पूरी तरह से उसको डिफाइन कर रहे हैं कंक्लूजन के तौर पे, ठीक है। द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens, and this makes up a legitimate government। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि मोस्ट बेसिक आउटकम्स, मतलब सबसे बेसिक आउटकम जो डेमोक्रेसी का है, जो डेमोक्रेसी से हमें मिलता है, तो वो देखिए प्रोड्यूसेस गवर्नमेंट अकाउंटेबल, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो जवाब देने के लिए हमें मतलब तत्पर है, मतलब वो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर अस दैट, जो भी हमारे प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो और देखो फिर अकाउंटेबल यानी कि इसके लिए जिम्मेदार है और जवाब देने के लिए, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स एंड दिस मेक्स अप अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो जब कोई भी गवर्नमेंट अगर आपके सवालों की या आपके मतलब आपके सवालों के जवाब दे और आपके मतलब तकलीफ़ों के लिए रिस्पॉन्स करे, मतलब आपके सवालों पर भी रिस्पॉन्स करे या तो जवाब देना और रिस्पॉन्स दोनों करे, तब आपका लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो जाता है, ठीक है। इस सब को मिला के लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करते हुए हम लोग सिंपल भाषा में बताते हैं, तो जो अकाउंटेबल हो, मतलब जो जवाब दे आपके सवालों का, और जो आपके रिस्पॉन्सेस ले, मतलब टेक एक्शंस ले जो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो फॉर्म करता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और एट फाइनली लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो है जिसको आपने सेलेक्ट किया है, ओके। एज पर योर चॉइस यू हैव सेलेक्टेड दैट गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, ओके। इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो इसका आंसर आप, इसमें क्वेश्चन क्या है पहले ये समझा देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव है क्या। एफिशिएंट और इफेक्टिव तो आपको पता ही है, चलो आंसर की तरफ बढ़ा जाए। तो आंसर आप ये लिखेंगे, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। जो हमारा डेमोक्रेसी है वो इस आइडिया पे निर्भर करता है जहाँ पर डिलिब्रेशन और नेगोशिएशन हो,
तो जो डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन की बात हो रही है यहाँ पर, ये हो रही है कि जो डेलिब्रेशन इन द सेंस कि जहाँ पर आप किसी भी टॉपिक पे या किसी भी मुद्दे पे आप डिस्कशन करते हैं और कुछ अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स सारे साइड्स को देखते हैं, आपका मतलब लंबा डिस्कशन चलता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में परफॉर्म की जाती है। आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इट टेक्स मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीड्यूर्स बिफोर अराइविंग एट डिसीजन। तो ये ज़्यादा समय लेता है किसी भी चीज़ को मतलब लाने के लिए। कोई भी एक्ट आता है या कोई भी लॉ आता है तो उसको बहुत टाइम लगता है मतलब उस डिसीजन को आने में, आपको पता ही है, ठीक है। इट टेक्स मोर टाइम सो इट्स डिसीजन इज इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ज़्यादा टाइम लगता है तो इसीलिए इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस मतलब अगर डिक्टेटरशिप में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव है, वो नहीं। इसके कहने का अर्थ ये है कि आपका मतलब हम लोग के यहाँ जो डेमोक्रेसी में होता है वो ये होता है कि सारे लोगों का मत लिया जाता है, मतलब उनको उनके हिसाब से क्या ये सही है या गलत है, मतलब बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन और जो हर बार पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट। सेकंड, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हर बार होना चाहिए फ्री, मतलब उसमें किसी का मतलब कोई बंधन ना हो और एकदम इक्वली हो, ठीक है। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, ठीक है। तो आपका ओपन डिबेट होना चाहिए, मतलब खुली बात होनी चाहिए, ठीक है, मन की बात होनी चाहिए, ठीक है। सिटीजन्स हैव राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। तो सिटीजन्स को राइट है गवर्नमेंट के फंक्शन और मतलब उस इंफॉर्मेशन रखने के लिए, ठीक है। मतलब जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो जनता को पता होना चाहिए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और फोर्थ पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, इट इज़ अ रेस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक रेस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो जिम्मेदार, ठीक है, जिम्मेदार गवर्नमेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ा जाए। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। तो ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो होता है वो पीपल्स का अपना गवर्नमेंट होता है, क्योंकि उन्होंने ही चूज़ किया है उस गवर्नमेंट को, ठीक है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। जो जनता है वो खुद सेलेक्ट करती है कि हम किसके द्वारा रूल्ड होंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हैं, डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है, डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ, ठीक है। मतलब आपने चूज किया, ठीक है, आपने चूज किया किसी को भी, तो वो जो भी करेगा वो आपको मतलब मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको लाया है ना, तो आपने सेलेक्ट किया है, तो वो गलत करे या सही करे वो आपको इग्नोर नहीं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसके साथ साथ हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म और थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए जल्दी से, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10, इन डेमोक्रेसी व्हाट इज कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारे डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसका क्या हालत है, चलो आंसर लिखना है, ठीक है। तो आंसर में आप ये लिखेंगे, बिटवीन 1950s एंड 2000 डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो 1950s से लेके 2000 के बीच में डिक्टेटरशिप मतलब राजशाही जो है वो मतलब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, डेवलपमेंट इज नॉट गारंटेड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर डेवलपमेंट की कोई गारंटी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। इकोनॉमिक का जो डेवलपमेंट है उनकी वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट, कंट्रीज पॉपुलेशन साइज। सेकंड पॉइंट, ग्लोबल सिचुएशन, मतलब ग्लोबल सिचुएशन इन द सेंस पूरे वर्ल्ड वाइड में उसका क्या सिचुएशन है, उसका क्या मतलब वैल्यूएशन है या क्या उसका स्टेटस है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ये भी उसी से रिलेटेड है लेकिन डिफरेंट है। कॉपरेशन मतलब आपके कितने अच्छे दोस्ती है दूसरे देशों के साथ। और फोर्थ पॉइंट है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडॉप्टेड बाय द कंट्रीज। तो इकोनॉमी में जो भी आपने मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस अडॉप्ट किए हैं तो उस पर डिपेंड करता है। इसी के साथ हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है और अब हम लोग जा रहे हैं फोर्थ टॉपिक की ओर, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है।
तो इसका क्वेश्चन नंबर 12, वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमी इनइक्वालिटीज प्रूव दिस स्टेटमेंट राइट। तो हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी में जो मतलब वी फाइंड दैट ग्रोइंग इकोनॉमी इनइक्वालिटीज, यानी कि बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारी जो लोगों के बीच में जात पात होता है या जो भी होता है, तो उन सब में भी डिफरेंसेस, दूरियां बढ़ती जा रही है। ओके, तो इसको प्रूफ कीजिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं 4 पॉइंट में। पहला पॉइंट है, अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाई डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ द वेल्थ एंड इनकम्स। तो जो एक छोटे नंबर मतलब पूरी कुल संख्या का छोटा सा एक छोटे से मतलब कुछ लोग, चंद गिने चुने लोग जो बहुत ज़्यादा रिच हैं और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं सारा, मतलब उनके पास ही सबसे ज़्यादा पैसा स्टोर्ड है। ओके, कंसंट्रेटेड है। और सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं, शेयर ऑफ रिच इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग। जो अमीर लोग हैं उनके पास मतलब जो पैसा है टोटल, मतलब कंट्री का जो इनकम है उसमें मतलब कंट्री का जो टोटल अमाउंट है उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट उन्हीं के हाथ में है और वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। थर्ड में ये लिख सकते हैं, दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। उनके पास बहुत ही ज़्यादा कम है। फोर्थ में लिख सकते हैं, समटाइम्स पुअर फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो जो गरीब लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनके खाने को लेके, कपड़े को लेके। तो आपको पता ही है गरीबी कैसा है। डेमोक्रेसी में ये चीज़ देखने को मिलता है ज़्यादा, और डिक्टेटरशिप में भी कुछ वैसा ही है, बट डेमोक्रेसी का भी कुछ हाल ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन डेमोक्रेसी व्हाट इज कंडीशन ऑफ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इन डेमोक्रेसी, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है मैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या कंडीशन, क्या हालात हैं तो आपके रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, मतलब जो आपका इनइक्वालिटी और पॉवर्टी है, गरीबी और ये जो भेदभाव है, उसका मतलब क्या, मतलब रिडक्शन यानी कि गिरावट का रेट है। ठीक है। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, इन डेमोक्रेसी इट नॉट अपीयर्स टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इक्वालिटीज, इन फैक्ट इन सम कंट्री सिचुएशन इज मच वर्स। यानी कि डेमोक्रेसी इसमें पूरी तरह से मतलब अनसक्सेसफुल दिख रहा है। ठीक है। वो सामर्थ्य नहीं है कि पॉवर्टी को और इनइक्वालिटीज़ को कम कर सके, और इनफैक्ट हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ही खराब हालत है इसके कारण। ठीक है। अब हमारा इसी के साथ फोर्थ टॉपिक खत्म होता है, फिफ्थ टॉपिक पे आते हैं। तो फिफ्थ टॉपिक है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस फॉर अ डेमोक्रेटिक रिजिम टू एकोमोडेट इट्स सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या मतलब बेसिक कंडीशंस है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें एकोमोडेशन यानी कि जो भेदभाव तो है हमारे देश में, तो उसको साथ कैसे लाया जाए, उसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है। तो इन सोशल डाइवर्सिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसका आंसर आपको लिखना है, या आप 2 पॉइंट्स में लिख सकते हैं या उससे उसको बढ़ा भी सकते हैं आप। जितने भी मैं पॉइंट्स दिखा रहा हूँ आपको, वो सारे पॉइंट्स बढ़ा-चढ़ा के आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये इट इज़ क्विक रिवीजन, सो मैं छोटे-छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ। ठीक है। तो पहला पॉइंट है, नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि जो मेजॉरिटी में लोग हैं, उनकी ओपिनियन से ही माइनॉरिटी पर मतलब इफ़ेक्ट ना हो। जैसे कि मान लो कोई मेजॉरिटी में है, ठीक है? आप लोग जैसे मेजॉरिटी में हो, तो आप लोग मेजॉरिटी में हो, आप लोग की जो भी ओपिनियन है, वो माइनॉरिटी पे ना डाली जाए, यानी कि माइनॉरिटी का जो ओपिनियन है, उसको सप्रेस ना किया जाए आपके ओपिनियन द्वारा। अगर किया जाएगा, तो इससे ये होगा कि माइनॉरिटी का जो ओपिनियन है, वो तो दब जाएगा, इससे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ठीक है? और जो भेदभाव है, वो बढ़ जाएँगे ना, क्योंकि आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो उस तरह से। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, रूल बाय द मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी में लोग हैं, ठीक है, तो वो मेजॉरिटी के कमिटी में ना बन जाए और वो मतलब कि रिलीजन और रेस के बीच में मतलब बँट जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपने ही मतलब स्टेट में, हम लोग बिहार में हैं, तो बिहार के स्टेट में देखिए जैसे कि कोई भी जैसे पार्टी है, 2 पार्टी है, ठीक है? आपका बीजेपी और कांग्रेस या राजद, ठीक है? तो अगर बीजेपी जीतती है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि
हम अगर मैं हूँ, ठीक है, आज बीजेपी जीती, अगर बीजेपी आज आपके मेजॉरिटी में है तो मैं भी मेजॉरिटी में, और कल अगर राजद आएगी और अगर कल मैं उससे एग्री करता हूँ तो उस दिन भी मैं मेजॉरिटी में रहूँगा, ना कि मैं इस कास्ट का हूँ तो मैं इधर रहूँगा उधर रहूँगा, वो सब नहीं। मतलब जो भी है जहाँ भी है वो मेजॉरिटी अपना चेंज कर सकता है, ना कि वो अपने रिलीजन और कास्ट और कलर के बेस पे वो लोग वो कमिटीज़ ना फॉर्म हो, तब जाके आपका जो है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी आपका फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म। सबसे लास्ट टॉपिक ये डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डज डेमोक्रेसी प्रमोट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, जस्टिफाई और आंसर बाय एग्जाम्पल। तो इसमें पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी जो है क्या वो प्रमोट कर रहा है डिग्निटी यानी कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, मतलब एक इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट, एंड फ्रीडम यानी कि उसके मतलब जो भी आपको पता ही है फ्रीडम क्या होता है, तो एक इंडिविजुअल के, ठीक है। तो इसको आप जस्टिफाई कीजिए आंसर को, और एग्जांपल के साथ एग्जांपल भी दे दीजिए, ठीक है। यस, डेमोक्रेसी प्रमोट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ, डेमोक्रेसी जो है वो मतलब डिग्निटी और फ्रीडम दोनों को ही सपोर्ट करता है, ठीक है, प्रमोट करता है, ठीक है। But it is difficult to achieve this in a society which have been built for long on the basis of subordinate and dominated। लेकिन जो है ये देखिए वो पेपर पे मेंशन्ड है और वो सही में मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है आपका जो डोमिनेंट, मतलब हमारे कंट्री में बहुत पहले से ही ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो इसको दूर करना ज़्यादा बहुत इजी नहीं है, तो ऑन द ग्राउंड लेवल इट इज़ डिफ़िकल्ट, ओके। तो पूरी तरह से ये आपके ग्राउंड लेवल पे नहीं देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो येस भी है, हाँ है, लेकिन वो नहीं सक्सेसफुल है, समझे। कोशिश हो रही है लेकिन हो नहीं पा रही है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है डिग्निटी ऑफ वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो एग्जाम्पल में आप ये कास्ट बेस्ड डिवीजन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आपको पता ही है जो हमारे पुरुष प्रधान है, मेल डोमिनेटेड पुरुष प्रधान समाज है, उसमें फीमेल्स को कम रिस्पेक्ट मिलता है, उनके काम को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन आजकल उसे प्रमोट किया जा रहा है। तो ये प्रूफ कर रहा है ना कि हाँ किया जा रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, ठीक है। और कास्ट बेस्ड डिवीजन भी तो आपको पता ही है क्या हाल है। तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। डेमोक्रेसीज एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन पूछ बोल रहा है कि जो डेमोक्रेसी है उसका जो परीक्षा है वो कभी खत्म नहीं होता। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो उसका आंसर में आप 2 पॉइंट में लिख सकते हैं, और वो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इससे आप बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं, बट ये जो है वो मेन पॉइंट्स है के लिए, मार्क्स के लिए, ठीक है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। तो देखिए होता क्या है ना कि लोगों को अगर कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं डेमोक्रेसी से, मतलब कुछ फ़ायदे हो रहे हैं डेमोक्रेसी से, तो वो और फ़ायदों की माँग करते हैं डेमोक्रेसी से, कि डेमोक्रेसी और ज़्यादा अच्छा हो। मतलब हमारा जो आस्क है वो डेमोक्रेसी ने फुलफ़िल कर दिया, लेकिन हमें और चाहिए जिससे कि डेमोक्रेसी के प्रति हमारा लगाव बढ़ जाए, ठीक है? और दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, पीपल विल ऑलवेज़ कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशंस एंड मेनी कंप्लेंट्स इन अ डेमोक्रेसी। तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि लोग अब मतलब हर वक़्त हमेशा आते ही रहेंगे नए-नए आशाओं के साथ और नए-नए अपने समस्याओं के साथ डेमोक्रेसी के सामने। क्योंकि देखो भाई, कोई भी चीज़ है तो उसको परफ़ेक्ट से भी आगे होता है कुछ, ठीक है? किसी का भी मतलब कोई 100% नहीं होता, इसीलिए डेमोक्रेसी में भी इम्प्रूवमेंट्स लाते रहते हैं लोग। तो आप देख ही सकते हैं पहले लोग क्या माँग करते थे, अब कितना ज़्यादा हो रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है माँग। पहले एजुकेशन के लिए कम था, अब एजुकेशन में भी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसके बाद फिर आएगा डिजिटलाइज़ेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है? वैसे ही कुछ। इसी के साथ हमारा पूरा मतलब चैप्टर खत्म हो गया, और आपको मैं बता दूँ इसमें हम इस चैप्टर में हम लोगों ने सारा पॉइंट कवर किया है ए टू ज़ेड, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है, और ये क्विक रिवीजन है, एकदम फास्ट रिवीजन, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, डन।